नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे आपके YouTube चैनल अनअकैडमी सीए फाउंडेशन पे। हाँ दोस्तों, ये एक सिर्फ YouTube चैनल नहीं है, ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। ये आप लोगों का एक YouTube चैनल है जहां पे हम डेली आप लोगों से 11 बजे मिलते हैं। ये एक हमारी आदत है जिसको आप यहां देख सकते हैं, #CA Live Daily। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, जैसे मैंने कहा, ये एक हमारी आदत है और ये एक हमारा रूटीन बन चुका है, अंडर विच वी आर गोइंग टू मीट डेली। रोज हम मिलेंगे और मैं 11 बजे आपके सामने आऊंगा आपके लिए लेके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब हमें मिलते हुए 3-4 दिन हो चुके हैं और आज हम एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे करने वाले हैं डिस्कशन। इससे पहले दोस्तों, ये जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, इसने सभी की लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। आई मीन एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बच्चा हो या वो जवान हो या फिर वो बूढ़ा हो, हर एक कोई भी इस पेंडेमिक के इफेक्ट से नहीं बच पाया। सभी की लाइफ अफेक्टेड है और हर इंसान को ये लगता है कि सबसे ज्यादा असर मुझ पे पड़ा है। I mean, if you look at around you, आप देखते हैं कि there are lot of people who have been affected drastically। लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस सिचुएशन को नेगेटिवली लेके हमारे कॉन्फिडेंस को सप्रेस करते हैं, हम इससे डिप्रेस होते हैं, या फिर हम इसमें कुछ पॉजिटिव चीज ढूंढ लेते हैं। और आपको पता है, इस पेंडेमिक में एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज पता है क्या निकल के आई है? वो पॉजिटिव चीज का नाम है वर्चुअल एजुकेशन। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा और फिर हम हमारे सेशन को करेंगे स्टार्ट। दोस्तों, ये बात है तब जब मैं कर रहा था डिप्लोमा इन IFRS फ्रॉम UK ग्लासगो। सो वहां से हुआ ये कि जब मैं वहां पे पढ़ रहा था, मैं उसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर सम क्लासेस। हमारे अकाउंट्स में हम पढ़ेंगे कुछ, देयर इज समथिंग नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जब हम ये पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS6 जो अब हट गया है, उसकी जगह है AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो मुझे वो एक स्टैंडर्ड पढ़ना था और वो स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए बुक्स तो मेरे पास थी, बट आई वाज लुकिंग फॉर क्लासेस। और जब मैं वो देख रहा था तो मुझे पता चला कि लाइव क्लासेस जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। लाइव मतलब फेस टू फेस, जो हम नॉर्मल क्लासरूम में बैठते हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। सो आप अगर चाहें तो आप वीडियो लेक्चर्स परचेज कर सकते हैं। आई मीन उस समय ये कंसेप्ट इतना नया था, इतना यूनिक था कि हमारे लिए मतलब डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। हमें कहते हैं ना, पच नहीं रहा था कि वर्चुअल एजुकेशन नाम की कोई चीज हो सकती है। लेकिन तब मुझे पता चला कि वर्चुअल एजुकेशन बहुत अफोर्डेबल होता है एज कंपेयर टू लाइव एजुकेशन। दोस्तों, वर्चुअल एजुकेशन ऐसा नहीं है कि दुनिया में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, ये दुनिया में कई सालों से है, लेकिन हम लोग जो है, इंडियन लोग जो है, हम लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपको पता है, इस पेंडेमिक की, इस महामारी की एक सबसे बड़ी देन जो हमें मिली है, एक सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें मिला है, एक पॉजिटिव चीज जो हमें मिली है, वो है हमारा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लाइव एजुकेशन टू वर्चुअल एजुकेशन। आई मीन अब देखें कि हर छोटी मोटी स्कूल, हर कॉलेज, हर टीचर, अब जब ये लॉकडाउन हुआ तब एक रेस लगी पड़ी थी, कैसे पढ़ाया जाए ऑनलाइन। कोई स्काइप पे पढ़ा रहा है, कोई जूम पे पढ़ा रहा है, कोई यूट्यूब पे आके पढ़ा रहा है, कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा है, कोई DSLR से रिकॉर्ड कर रहा है, कोई लैपटॉप के कैम से रिकॉर्ड कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बना के भेज रहा है। लेकिन हर बंदे ने वो एक ज़ील और वो एक एंथुसियाज्म दिखाया कि नहीं, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। और इसीलिए मैं सारे टीचर्स को सल्यूट करता हूं, मैं सारे स्टूडेंट्स को सल्यूट करता हूं जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस चेंज को इतनी जल्दी अडॉप्ट कर लिया। Hats off to you guys। So दोस्तों, हम है पार्ट एक बहुत ही बड़े मिशन का, हम निकले हैं बहुत बड़े मिशन पे और उस मिशन का नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी, जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड नहीं है, ये एक सोच है, ये एक सपना है। एक सोच, एक सपना जो हमारे डायरेक्टर्स ने, एक सोच, एक सपना जो मेरे और मेरे जैसे कई सारे हजारों एजुकेटर्स ने देखा है। एक सोच, एक सपना जो हर गरीब बच्चा देखता है, हर वो बच्चा देखता है जो शायद शहर नहीं आ सकता, जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं पा सकता। एक सोच, एक सपना जो हर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का देखता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन नहीं बनेगा। देयर शुड नॉट बी रिजर्वेशन, देयर हैज टू बी डिजर्वेशन। अनअकैडमी आप है, अनअकैडमी हम सब है। अनअकैडमी
एक हमारी मिली जुली कंबाइंड टीम एफर्ट है। सो हम हैं आपके सामने अनअकैडमी सीए फाउंडेशन चैनल पे लाइव हर रोज की तरह 11 बजे आ गया हूं मैं आपके सामने लेके नॉलेज का पिटारा, और हम करेंगे यहां पे डिस्कशन आज का, हम करेंगे यहां शुरू और करेंगे डिस्कशन आज का हमारा टॉपिक। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, भूलिएगा मत। कल के लेक्चर में लास्ट इंटरेक्शन में हमने डिस्कस किया था अबाउट सीए फाउंडेशन, और मैंने आपसे कहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का डिसीजन जो है आप तक मत लीजिएगा जब तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। मेरा काम है आपको जानकारी देना, आपको इंफॉर्मेशन देना, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को आपको यूज करना है, सोचना है, समझना है, और फिर लेना है एक थॉटफुल डिसीजन, एक सोचा समझा डिसीजन। और ये डिसीजन लेने में आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे, ये डिसीजन लेने में आपके एल्डर्स, आपके सिबलिंग्स आपकी हेल्प करेंगे, भाई बहन आपकी हेल्प करेंगे, ये डिसीजन लेने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। जब आप कुछ अच्छा करने जाते हैं, नेगेटिविटीज बहुत होती है, हमें उन सभी नेगेटिविटीज को हटाना है, साइडलाइन करना है, और हमें एक पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ना है। क्या है वो पॉजिटिव सोच? आई कैन डू इट, आई विल डू इट। कुछ भी करके मैं कर जाऊंगा। आई विल चेंज लाइफ ऑफ माई फैमिली, I will earn something. So my dear friends, here we are. Today's topic is I am going to tell you about details about CA Intermediate course. देखेंगे, समझेंगे क्या है ये CA Intermediate course, और इस जर्नी से मैं आपको लेके चलता हूं आगे। दोस्तों, CA का जो रूट है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है CA फाउंडेशन, दूसरा स्टेज होता है CA इंटरमीडिएट, और तीसरा स्टेज होता है CA फाइनल। दोस्तों, आपको जैसा मैंने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है या नहीं करना है, ये डिसीजन प्राइमरीली आपको 2 कोर्सेज समझ के लेना होगा। और कौन से हैं वो 2 कोर्स? पहला है CA फाउंडेशन और दूसरा है CA इंटरमीडिएट, जिसके बारे में हम कर रहे हैं आज बात। फाइनल रियली नो नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, वेल रियली स्पीकिंग अभी बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। इंटरमीडिएट भी मैं कोशिश करूंगा आपको ग्राउंड लेवल पे जाके आपको समझाने की, बट फिर भी मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आप इसको सिर्फ समझिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि ये जो है ये अभी आज से 1.5 साल बाद में होने वाला इवेंट है। अभी जो नजदीकी इवेंट है वो क्या है? आपको अगर CA करना है तो 30 जून 2020 से पहले रजिस्टर करना है फॉर CA फाउंडेशन। नवंबर 2020 में देनी है CA फाउंडेशन की एग्जाम, और सिर्फ देनी नहीं है, पास करना है उस एग्जाम को। और रिजल्ट कब आएगा उसका? जनवरी 2021 में। और वो रिजल्ट आने के बाद आपकी इंटरमीडिएट की, ये जिस पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, ये एग्जामिनेशन कब आने वाली है? नवंबर 2021 में। सो आज हम जो कर रहे हैं बात, वो वैसे तो है 1.5 साल बाद की, बट मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूं, अधूरा ज्ञान नहीं समान। लेट अस स्टार्ट। सो सेकेंड लेवल हम देख रहे हैं CA इंटरमीडिएट के बारे में। जैसा मैंने आपसे कहा था, इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी ऑन 1 जुलाई 2017। सो ये कोर्स नया सिलेबस है जो 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया है। अब ये कोर्स फाउंडेशन से थोड़ा अलग है। CA फाउंडेशन में मैंने आपको क्या समझाया था? देयर आर 4 पेपर्स, और 4 पेपर्स में से पहले 2 पेपर अकाउंट्स एंड लॉ, दे आर सब्जेक्टिव पेपर्स ऑफ 3 आवर्स, एंड अदर 2 पेपर्स मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर 2 आवर्स MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर्स। करेक्ट, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। CA इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है। CA इंटरमीडिएट जो एग्जाम है, ये पूरी तरह कंप्लीटली ये एक सब्जेक्टिव एग्जाम है, जिसमें टोटल होते हैं 8 सब्जेक्ट्स, मतलब 8 पेपर्स। इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ 8 पेपर्स। फाउंडेशन में कितने पेपर्स थे? 4। इंटरमीडिएट में कितने हैं? 8। और हर पेपर होता है 100 मार्क का, तो टोटल एग्जामिनेशन होती है कितने मार्क्स की? 800 मार्क्स की। अब इस एग्जाम के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी। कुछ होता है ग्रुप
समथिंग नोन एज ग्रुप, आपने सुना होगा सेट ऑफ, एग्जम्पशन, नहीं सुना होगा तो सबसे बेस्ट बात है, पर अगर सुना है तो भी आप रुकिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और फिर मैं जो समझा रहा हूं उसे समझिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे इस वीडियो पे लाइक्स चाहिए। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले जाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इमीडिएटली शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि आज कुछ अच्छा मिल रहा है, आज कुछ नॉलेजेबल मिल रहा है। पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और फिर मेरे साथ आगे बढ़ो। सो दोस्तों चलते हैं, करते हैं शुरुआत सीए इंटरमीडिएट के साथ। सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन comprises of 8 descriptive papers of 100 marks each. This examination is conducted twice a year in the month of May and in the month of November. तो जैसे मैं कह रहा हूं कि 8 पेपर इसमें होते हैं, तो ये एग्जामिनेशन अल्टरनेट डे कंडक्ट होती है। सीए फाउंडेशन भी अल्टरनेट डे होता है, इंटरमीडिएट भी अल्टरनेट डे होता है, और 8 पेपर अगर अल्टरनेट डे होंगे तो ये एग्जामिनेशन इट स्प्रेड्स ओवर द स्पैन ऑफ 15 डेज, 15 दिनों तक ये एग्जामिनेशन चलती है। तो ये एक लंबा टेन्योर होता है, लंबा सिलेबस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसका लास्ट पॉइंट यहां आपको मेंशन करना चाहूंगा, जो आप लोगों ने देखा है कि ये जो एग्जामिनेशन है इसको पास करना बहुत जरूरी है। इसको पास करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप एक बार ये एग्जाम पास करते हैं, फिर आपकी आर्टिकल्स ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है, और जब आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है उस दिन से आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो आप सीए कब बनेंगे, ये डेट तब डिसाइड होगी जब आप इंटरमीडिएट पास होंगे। तो ये चीज को समझना है बहुत बहुत जरूरी। सीए इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? अब ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखा उसे भूल जाओ, अभी के लिए भूल जाओ। सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स हैं? सो विल स्टार्ट विद 8 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट पेपर नंबर 1 इज अकाउंटिंग, मेरा सब्जेक्ट, माय सब्जेक्ट। I teach CA Intermediate Accounting also। मतलब मुझे फाउंडेशन में भी ओपनिंग करने का मौका मिला है और इंटरमीडिएट में भी मुझे ही ओपनिंग करने का मौका मिला है। लेट मी टेल यू यार, पहला पेपर मतलब इवन दो क्वेश्चन वाइज आसान होता है, बट बच्चों की मेंटालिटी के साथ बड़ा खिलवाड़ करता है पहला पेपर। क्योंकि पहले पेपर का बच्चे पे बड़ा प्रेशर होता है, यार कैसे होगा, क्या होगा, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, दुनिया भर के व्हाट्सएप कॉल आते हैं। सब लोग पेपर से पहले व्हाट्सएप करते हैं, फोन करते हैं, हेलो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छा करना अच्छा करना, और वो बच्चे पे प्रेशर क्रिएट करता है, और ये प्रेशर के चलते शायद बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता। बट ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझ पे छोड़ दीजिएगा, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट के लिए हमारा चैनल है अनअकैडमी सीए इंटरमीडिएट। देयर इज अ सेपरेट चैनल फॉर आवर सीए इंटरमीडिएट। सारे वीडियो, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी सीए इंटरमीडिएट के चैनल पे। पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग, 100 मार्क का सब्जेक्ट है पेपर। पेपर नंबर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। सो हियर यू विल स्टडी कंपनी लॉ फॉर 16 मार्क, और कुछ अदर लॉज आपको पढ़ना है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है आपको, और ये कुछ एक्ट्स देखना है फॉर 40 मार्क्स। पेपर नंबर 3 फिर से मेरा सब्जेक्ट है, आई टीच दैट सब्जेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बहुत ही नया सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको सच बात बताऊं, मेरा ये पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है। पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब ये सब्जेक्ट की शुरुआत यहां से होती है कि किसी चीज की कॉस्ट कैसे निकाली जाए, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आज अगर मार्केट में हम कोई चीज बेच रहे हैं तो वो होती है सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है? कोई भी समझदार इंसान कोई भी गुड्स को कॉस्ट प्राइस से ऊपर ही बेचेगा। मतलब इन ऑर्डर टू डिसाइड सेलिंग प्राइस आई नीड टू फर्स्ट डिसाइड विच प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और यही चीज एग्जैक्टली हम यहां सीखने वाले हैं इन द सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पेपर नंबर 4 इज टैक्सेशन, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। डायरेक्ट टैक्स, जिसमें आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961, पूरा नहीं थोड़ा, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे यहां जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी के लिए ये ग्रुप को छोड़ दीजिए। पहले 4 पेपर 100 मार्क। पेपर नंबर 5 इज एडवांस्ड अकाउंटिंग। फिर से ये है मेरा सब्जेक्ट, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। अकाउंटेंसी से एक अलग ही रिश्ता है मेरा। So, जहां जहां आपको अकाउंटिंग दिखेगा वहां वहां आपको अंशुल दिखेगा। एडवांस्ड अकाउंटिंग, तो आप नाम से समझ सकते हैं, ग्रुप पेपर 1 का नाम है अकाउंटिंग, पेपर 5 का एडवांस्ड अकाउंटिंग। इसका मतलब इन दिस पेपर, इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू सी एडवांस्ड एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग ओवर हियर। पेपर नंबर 6 इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। ऑडिटिंग, AUDITING।
या मैं एक और स्पेलिंग लिखता हूं आप लोगों के लिए ऑडिटिंग की, जिससे आपको इसका मतलब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई होप अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ऑड ईटिंग, एक्चुअली स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर मतलब भी सेम है। ऑडिटिंग, ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो गलत चीजों को खा जाता है, उसको कहते हैं ऑडिटर। और ये गलत चीजें कहां पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम कर रहे हैं बात। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारा सबसे पहला इंटरेक्शन था, जहां मैंने आपको बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होता कौन है और वो करता क्या है, तो वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक फंक्शन मैंने आपको बताया था, एज एन ऑडिटर। ऑडिटर मींस वो पर्सन जो चेक करता है वेदर योर अकाउंटिंग इज एज पर गवर्नमेंट रूल्स, is as per all the acts or not. So auditing and assurance is your paper number 6. Paper number 7 is EIS and SM. EI stands for Enterprise Information System and SM stands for Strategic Management. नाम बहुत डरावना है, पर नाम से डरना नहीं है, मतलब समझिए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको कई बार सॉफ्टवेयर से डील करना पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मुझे अभी भी याद है दोस्तों, जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी, तो आर्टिकलशिप के पहले ही महीने में मुझे अपने बॉस के साथ जाना था बैंक ऑडिट करने के लिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑडिट करना था। तो जब मैं वहाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पहुंचा, तो मैं वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे कि इतनी बड़ी बैंक चलती कैसे है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे फंक्शंस होते हैं। लेकिन जब वहाँ गए तो पता चला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फिनेकोर, और वो सॉफ्टवेयर बनाया है इन्फोसिस ने। उस समय इन्फोसिस था। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार मुझे तो ये सॉफ्टवेयर आता ही नहीं है, तो मैं बैंक ऑडिट करूंगा कैसे। लेकिन मुझे नहीं आता था, पर मेरे बॉस को आता था, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में आर्टिकलशिप कर रहा था उनको आता था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस। EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम जब भी क्लाइंट के यहाँ जाते हैं ऑडिट करने, हम करते क्या हैं, ये सोचने वाली बात। What we exactly do, हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है उसकी अकाउंटिंग को चेक करना। लेकिन अगर क्लाइंट की अकाउंटिंग किसी सॉफ्टवेयर में होती है, किसी सिस्टम में होती है, तो आपको नहीं लगता मुझे वो अकाउंटिंग चेक करने से पहले वो सॉफ्टवेयर को, वो सिस्टम को समझना पड़ेगा? क्योंकि अगर वो सॉफ्टवेयर और सिस्टम ही गलत है तो अकाउंटिंग भी गलत होगी। तो ये सॉफ्टवेयर और सिस्टम को समझने के लिए मुझे इस सब्जेक्ट से डील करना है, जिसका नाम है EIS and SM, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और फिर पेपर नंबर 8 आता है, विच डील विद स्टॉक, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, दिस दैट, द एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। कैसे चलता है स्टॉक मार्केट, करेंगे हम एक सेशन इस पे, BSE पे, सेंसेक्स पे करेंगे एक सेशन, इसमें बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। कैसे चलता है ये स्टॉक मार्केट, कैसे होता है सब कुछ। बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हजारों मिलियन डॉलर्स का उनका कैपिटल होता है, सब चीजें होती है। हाउ दे डिसाइड, मतलब जिनको पता है उनके लिए कह रहा हूं, वेदर द कंपनी शुड इशू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर शेयर्स नहीं इशू करना है तो क्या उनको बैंक से लोन लेना चाहिए, मतलब करना क्या चाहिए, ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, किस बेसिस पे लिए जाते हैं, कौन लेता है ये डिसीजंस? फाइनेंशियल मैनेजर लेता है ये डिसीजन। और ये डिसीजंस लेने के लिए आपके पास होना चाहिए नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा आप बोरो कर रहे हो ना, ध्यान से सुनना, जो पैसा आप बोरो कर रहे हो, चाहे वो बैंक से हो, चाहे वो डिबेंचर से हो, कैसे भी हो, उस पैसे की कॉस्ट क्या है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दोस्तों मैं यहाँ पे फिर से मतलब कनेक्ट करना चाहूंगा इस सब्जेक्ट के साथ मेरा रियल लाइफ एग्जांपल। आई वाज वर्किंग इन अ पेट्रोकेमिकल कंपनी इन नाइजीरिया, एंड इन दैट कंपनी आई वाज वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर। सो प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है एग्जैक्टली? तो होता ये है कि मेरा जो बॉस थे वो मुझे बताते थे कि भाई अंशुल मुझे इस चीज का प्रोजेक्ट डालना है, आई विश टू सेट अप दिस पर्टिकुलर प्लांट, दिस पर्टिकुलर फैक्ट्री। अब आप इसका एक प्रोजेक्शन बनाओ, प्रोजेक्शन बनाओ मतलब फाइनेंशियल मॉडल बनाओ, फाइनेंशियल मॉडल बनाओ मतलब अगले 10 सालों का, 20 सालों का एक एस्टिमेट करो कि अगले 10 सालों तक, 20 सालों तक अगर मैं ये फैक्ट्री बनाता हूं तो कितनी इनकम होगी, कितना रेवेन्यू होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा और प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सीधी बात है, कोई भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में, एक छोटी दुकान ही क्यों ना डालो, शुरुआती सालों में प्रॉफिट नहीं होता है।
शुरुआत के कुछ सालों में लॉस होता है, फिर एक साल ऐसा आता है जब आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आते हो। व्हाट इज दैट नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो, ब्रेक इवन पॉइंट। नुकसान भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं। लेकिन फिर उस बीईपी के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है एंड यू स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स। सो एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कभी भी ये चाहेगा, ये देखना, मतलब इतने बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं कंपनी में ऐसे नहीं लिए जाते हैं कि नींद से उठे, सपना देखा ये फैक्ट्री डालनी है चलो डाल दो। नहीं, कितना बड़ा बिजनेस डिसीजन होता है, कितने बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जो पूरी तरह हिला के रख देते हैं इकोनॉमी को। ये डिसीजंस किस बेसिस पे लिए जाते हैं? फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बेसिस पे लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बेसिस पे लिए जाते हैं। यहां आप सीखेंगे वो सब, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। मतलब आपको दोस्तों पता है, मैं इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट को डिफेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सीए हूं, बट जेन्युइनली मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि सीए इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? यहां पे कोई भी चीज फालतू नहीं है, कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाई जाती है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है मतलब जिसका कोई पर्पस ना हो। I mean, for everything there is a purpose, there is an objective। जो भी आप पढ़ रहे हो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, उसके पीछे कोई रीजन है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। You should know it। और नहीं पता है तो मैं हूं, और पढ़ने का सही तरीका यही है। पढ़ते समय आपको ये जानना जरूरी है कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, उसका आगे एप्लीकेशन क्या है। मैं आपको बिल्कुल फिर से अपने से जुड़ी बात बताता हूं। बचपन में जब मैं पढ़ता था, हिस्ट्री वगैरह में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, तो हमेशा जब मैं पढ़ता था तो एक ही सवाल दिमाग में आता था, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस। हाँ, उस समय क्योंकि बहुत छोटा था तो नहीं समझ में आया और टीचर ने नहीं बताया कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि काश अगर उस समय बताया होता था कि बॉस यू कांट मेक योर फ्यूचर अनलेस एंड अंटिल यू नो योर हिस्ट्री, तो मुझे नहीं पता चलता था। तो ये सवाल ही नहीं आता था ना वहां पे, बट नहीं बताया गया। पर अब मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, एज ए स्टूडेंट मैंने मेरी लाइफ में जो जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं, मैंने प्लेज लिया है कि मैं अगर टीचर बना और मैं आपके सामने हूं एज ए टीचर, मैं आपको वो चैलेंजेस फेस नहीं करने दूंगा। एंड हियर वी आर एब्सोल्युटली। अब ये है 8 सब्जेक्ट्स, आते हैं मार्किंग स्कीम में, अच्छे से समझना। पासिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सीए फाइनल फाउंडेशन की तरह है, कोई चेंज नहीं। क्या देखा था हमने कल डिस्कशन में? सीए फाउंडेशन का पासिंग क्राइटेरिया क्या था? यूनिट सब्जेक्ट वाइज 40% एंड एग्रीगेट हाउ मच 50%। ध्यान से समझना, कल हमने यही देखा था, हर सब्जेक्ट में 40% का मार्क्स आना चाहिए और एग्रीगेट कितना आना चाहिए? 50% मार्क्स। ध्यान से सुनना, जो मैं समझा रहा हूँ बहुत क्रिटिकल पार्ट है। थोड़ा मैं हिस्ट्री में लेके जाऊंगा आपको। अब हुआ यू, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। पहले 8 पेपर की एग्जाम थी। सीए फाउंडेशन कितना था? 4 पेपर का। अच्छे से समझना, ये 8 पेपर की एग्जाम थी। 8 पेपर की एग्जाम, 100 के 8 पेपर्स, 800 मार्क की एग्जाम। पासिंग क्राइटेरिया क्या? फिर से रिवाइज कराना चाहता हूं, सब्जेक्ट वाइज 40% और एग्रीगेट 50%। समझ में आ रहा है सभी को? अब हुआ ये था कि एक बच्चा, ध्यान से सुनना, एक बच्चा जिसको पास होने के लिए 800 में से मिनिमम एग्रीगेट कितना चाहिए? 50%, मतलब 400 मार्क, उसको 400 मिल गए। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में उस बच्चे को कम मार्क्स मिले, 40 से कम मार्क्स मिले। एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, नो नीड टू वरी। अकाउंटिंग है, मेरा सब्जेक्ट है, मैं ज़्यादा मार्क्स देता हूँ, 70 देता हूँ यहाँ, चलो 60 देता हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ 40 दे देता हूँ, 30 दे देता हूँ। नहीं, मेरा सब्जेक्ट है यार, अच्छे मार्क्स ही देता हूँ, 70 दे देता हूँ यहाँ पे, 60 दे देता हूँ यहाँ, 40, 30। चलो अब जरा देख लो इसकी टोटल क्या हुई है। तो 70, 30, 60, 40 टोटल हो गई 400 मार्क्स। ठीक है, मेरी बात सच है। केस अच्छे से समझना, और केसेस लिए मैंने सब्सिक्वेंटली, पर अब ये केस के बारे में समझना। इस बच्चे का रिजल्ट क्या लगेगा सोच लो आप। ग्रुप्स नहीं है, ग्रुप वो पता ही नहीं हमें क्या होता है। 8 पेपर है, 800 मार्क की एग्जाम है, 400 मार्क मिले हैं बच्चे को, चाहिए 400 मार्क, मिल गए 400 मार्क, और सब्जेक्ट वाइज मार्किंग आपके सामने है। अब आप सोच लो ये बच्चे का क्या होगा। बताऊं, इस बच्चे का रिजल्ट आएगा फेल। चेक करो सभी लोग, एग्रीड और नॉट। इस बच्चे का रिजल्ट आएगा फेल। ठीक है, ये तो कंफर्म है। अब मेरा दूसरा सवाल ध्यान से सुनना, और चैट में मुझे आंसर बताओ इसका, फटाफट आंसर चाहिए मुझे इसका। इस बच्चे को अगले एग्जाम में, ध्यान से सुनना, इस बच्चे को
अगली एग्जाम में फेल हो गया तो अगली एग्जाम सर्टेनली देना ही पड़ेगा। इस बच्चे को अगली एग्जाम में कौन कौन से पेपर्स वापस देने पड़ेंगे? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्विकली सोचो और चैट में फटाफट मुझे रिप्लाई करो। फटाफट मैं देख रहा हूँ इस बच्चे को अगली एग्जाम में कौन कौन से पेपर्स देने पड़ेंगे, फटाफट मुझे जवाब दो। क्या सर अभी से क्लास लेना चालू कर दिया आपने ना? चलो मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, अपने हिसाब से पॉजिटिवली आंसर दे रहे हैं। बता दूं आंसर? चलो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं आंसर। इस बच्चे को अगले अटेम्प्ट में, मतलब अगली एग्जाम में पूरे 8 पेपर्स वापस देने पड़ेंगे। समझ में आया क्या कहा मैंने? इस बच्चे को अगले अटेम्प्ट में, अगले एग्जाम में कितने पेपर्स देने पड़ेंगे? पूरे 8 पेपर्स। ही हैव टू अपीयर फॉर ऑल द 8 पेपर्स अगेन। सर क्या कह रहे हो आप? मतलब सर वो तो देख लो सर, उसको 70 मिला है, 60 मिला है, 70 60 मिला है, सर ये क्या करवा रहे हो सर आप उसे? अब बेटा समझ में आया सीए की एग्जाम से बच्चा क्यों दूर भागता है? अब समझ रहे हो मेरी बात? हैव यू अंडरस्टूड? मार्केट में जो न्यूज़ फैली है ना, सीए में तो एक एग्जाम में अगर एक पेपर में फेल होते हैं ना, सारे पेपर वापस देने पड़ता है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? अब समझ में आया? रुको रुको बेटा, डोंट फॉर्म ओपिनियन टू अर्ली, रुको, अभी है बहुत कुछ कहने का, मेरी बात समझो। ऐसा होता था, मुझे बताओ अगर ये होता है, डोंट यू थिंक सो स्टूडेंट इज एट लॉस? सोच लो पहले फिर जवाब देना। लाइव चैट में मुझे आंसर चाहिए। अब आदत डाल लो, धीरे धीरे क्लासेस की आदत डलवा रहा हूँ। क्लासेस होगी, मिलेंगे यूट्यूब पे भी और अनअकैडमी प्लस पे भी मिलेंगे हम, तो ध्यान से समझ लो। आंसर चाहिए मुझे। डोंट यू थिंक सो स्टूडेंट इट डज लॉट? बच्चे का नुकसान हो रहा है, यस और नो जवाब दो। वाई 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 चाहिए मुझे, वाई वाई वाई। यस बच्चे का नुकसान हो रहा है, सही जवाब दे रहे हो सभी लोग फटाफट, ठीक है। आपको पता है इंस्टीट्यूट ने भी ये देखा कि बच्चे का नुकसान हो रहा है। अरे क्या गलती है इस बच्चे की, मुझे बताओ, जवाब दो, क्या गलती है इस बच्चे की? 800 मार्क में से 400 मार्क लेके आया ना वो। अरे 2 पेपर में 10-10 मार्क कम पड़े हैं यार, पूरे 8 पेपर्स आप उससे वापस दिलवा रहे हो। ये तो गलत है यार, ये तो गलत है भाई, साक्षात गलत है यार। क्यों बच्चे का नुकसान करवा रहे हो? मतलब आप तो बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो फिर, है ना? सही बोल रहा हूं ना? इंस्टीट्यूट ने भी ये देखा, इंस्टीट्यूट को भी ये लगा, और फिर आपको पता है इंस्टीट्यूट ने क्या किया? आपको पता है इंस्टीट्यूट ने क्या किया? ये जो 8 सब्जेक्ट्स है ना, इसके बीच में एक पड़ाव डाल दिया। लाइन मारना मुझे नहीं आता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं, अब भी कोशिश करूं। ये 8 सब्जेक्ट के बीच में इंस्टीट्यूट ने एक लेवल डाल दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक पड़ाव डाल दिया, 4 ऊपर 4 नीचे। जो ऊपर के 4 सब्जेक्ट्स है ना, ऊपर के 4 सब्जेक्ट्स, उसका एक ब्लॉक बना दिया, उसका एक ग्रुप बना दिया, और उसको कहा जाता है ग्रुप 1। और जो नीचे के 4 सब्जेक्ट्स हैं, बाकी के पेपर नंबर 5 6 7 8, उसका एक अलग ब्लॉक बना दिया, उसका एक अलग ग्रुप बना दिया, उसे कहा जाता है ग्रुप 2। तो सर इससे फायदा क्या हो गया? अभी बता, रुको तो सही बेटा, रुको तो सही, बता रहा हूं। इंस्टीट्यूट ने पता है क्या देखा? अगर ये बच्चे ने पूरे 8 पेपर दिए हैं और अगर वो नीचे के 2 पेपर में फेल हुआ है, तो उसे पूरे 8 पेपर वापस दिलवाना गलत है, उसके साथ ज्यादती होगी। इंस्टीट्यूट ने कहा एक काम करो, अगर बच्चा पूरे 8 पेपर देता है ना, उसका ग्रुप वाइज रिजल्ट निकालो। ग्रुप वाइज का मतलब चेक करो कि पहले 4 पेपर में, मतलब 400 मार्क्स में से उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो पहले 4 पेपर में वो ला रहा है 70 60 130 प्लस 70 प्लस 60 130, उसका रिजल्ट क्या है? 260 आउट ऑफ 400। इंस्टीट्यूट कहता है क्या एग्रीगेट हो रहा है? एग्रीगेट कितना है? 50%। 400 का आधा कितना होता है? 200। क्या 200 के ऊपर मार्क्स है ग्रुप 1 में? यस। क्या हर सब्जेक्ट में 40 है? यस। चलो बेटा उसका रिजल्ट दो, ग्रुप 1 पास। क्या रिजल्ट आएगा? ग्रुप 1 पास। मतलब अब अगले एग्जाम में उसको ग्रुप 1 की एग्जाम, ग्रुप 1 के पेपर 4 पेपर देने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट कहता है अब ग्रुप 2 का रिजल्ट अलग से निकालो। ग्रुप 2 4 पेपर, हाँ कितना? 400। 400 में से कितना मिला? 40 40 30 30, तो 40 40 80 80 प्लस 30 110 110 प्लस 30 140। ओ पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50% एग्रीगेट। 400 का 50% कितना होता है? 200। कितना मिला? 140। यहीं पे क्या रिजल्ट आया? फेल।
मतलब अगर ये ग्रुप सिस्टम नहीं होता था तो यही बच्चे को सब्सीक्वेंट अटेम्प्ट में पूरे 8 पेपर्स वापस देने पड़ते थे, पूरे 8 पेपर्स। और अब क्योंकि यहां ये ग्रुप सिस्टम है, ये ग्रुप सिस्टम क्यों डाला गया, जरा सोचो। बच्चा समझ नहीं पाता ये चीज को और लोग समझाते नहीं। ये ग्रुप सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है? ये ग्रुप सिस्टम आपके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, आपकी भलाई के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट तो चाहता है कि बच्चा पास हो, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर मैं कंपेयर करूं तो सीए इंस्टीट्यूट क्या है? सीए इंस्टीट्यूट एक फैक्ट्री की तरह है ना यार, सिंपल बात है। जैसे फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बनता है तो वो फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, अच्छे से अच्छी मशीन लाते हैं, अच्छे से अच्छा लेबर लाते हैं। क्यों? ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सके, ताकि वो प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अगर अच्छा बिकता है, अच्छा बनता है, तो वो उनके लिए एक मैटर ऑफ प्राइड होता है। ठीक उसी तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है? सीए इंस्टीट्यूट के लिए मैटर ऑफ प्राइड है। तो जरा सोचो ना, वो सारे लोग जो कहते हैं सीए इंस्टीट्यूट रिजल्ट मैनिपुलेट करता है, जानबूझ के रिजल्ट कम लगाता है, एक बार सोच तो लो वो जानबूझ के रिजल्ट क्यों कम लगाएगा? मैं मानता हूं जहां ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वहां कुछ एरर्स होते हैं, पेपर चेकिंग में एरर्स होते हैं, कहीं सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं पूरी हद तक आपकी साइड में हूं, मैं स्टूडेंट के साइड में हूं, बिल्कुल मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूं। लेकिन ये भी तो चीज समझो कि अगर अनडिजर्विंग स्टूडेंट को पास कर दिया गया और वो बच्चा कल चल के मार्केट में जाता है और वो सही तरीके से ऑडिट नहीं करता है, सही तरीके से टैक्सेशन नहीं करता, अकाउंटिंग नहीं करता है, फिर क्या होगा? फिर होगा सत्यम जैसे केस, फिर होंगे किंगफिशर जैसे केस, फिर होंगे नीरव मोदी जैसे केस, बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑफेंसेस होंगे, फ्रॉड्स होंगे। फिर आप क्या करेंगे? हु विल बी ब्लेम? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये चीज समझने वाली बात है दोस्तों कि अगर ये ग्रुप सिस्टम बनाया गया है तो आप लोगों के लिए बनाया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एक और कोशिश की आप लोगों को पास करने की, और वहां पे लास्ट लाइन में देख सकते हैं ये 8 में से 4 पेपर ऐसे हैं दोस्तों। पेपर नंबर 2 टैक्सेशन लॉ, पेपर नंबर 4 टैक्सेशन, पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग एंड पेपर 7 EIS एंड SM, जहां आपको 30 मार्क्स के MCQs पूछे जाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा ब्रीदर होता है बच्चों के लिए, समझना एक साइ ऑफ रिलीफ मिलता है, क्योंकि 30 मार्क के MCQ आ रहे हैं, मतलब आपका पेपर का ड्यूरेशन कम लगेगा आपको, क्योंकि को आंसर्स लिखने नहीं है, आपको सिंपली टिक मार्क करना है। और ये जो MCQs है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, मतलब आप फाउंडेशन में MCQ सॉल्व कर रहे हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां पे तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात है। मतलब फिर आप मुझे बताओ कि इंस्टीट्यूट और क्या कर सकती है? आपको घर पे पेपर तो लाके नहीं दे सकती है, बेटा ले छाप के आ जा। ऑब्वियसली नो। क्या करोगे आप? छापना है पेपर, ऐसे छाप के सीए बन तो जाओगे, सही बोल रहा हूं, बन तो जाओगे, पर जब दुनिया में जाओगे और एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करना होगा तो क्या करोगे? यहाँ आपका एक सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, उसमें आपको पढ़ाया जाता है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो मेरा एक ना दोस्त है, वो क्या करता है, वो एब्सेंट रहता है इनकम टैक्स के लेक्चर में, मेंटली एब्सेंट है, फिजिकली एब्सेंट, उसको पता नहीं रिटर्न कैसा बनना है, चलो तुक्का मार के अंधी पट्टी में सीए भी बन जाता है। फिर एक दिन अपने ऑफिस में बैठा होता है और एक क्लाइंट आता है, सर मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, और हमारा ये बंदा कहता है ना एक्चुअली क्या हुआ था, जिस दिन वो इनकम टैक्स का लेक्चर चल रहा था ना, जिस दिन रिटर्न भरना सिखा रहे थे, उस दिन मैं एब्सेंट था, आई एम सॉरी, मुझे रिटर्न भरना नहीं आता। आपको लगता है, डू यू थिंक वो क्लाइंट उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का अच्छा फीडबैक देगा? अरे वो बाहर जाएगा उसके केबिन के और ऑफिस में कहेगा, अरे इसके पास मत जाओ, ये ऑप्शनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑप्शन में छोड़ के सीए बना है, हमें ऐसे सीए नहीं चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, मेडिकल की तरह। बिल्कुल गलती नहीं कर सकते मेडिकल प्रोफेशन में, ऐसा प्रोफेशन है, तो इस चीज का रखना है हमें ध्यान। बढ़ते हैं आगे। मार्किंग स्कीम के बारे में मैंने आपको समझाया था, यहाँ कुछ इलस्ट्रेशंस आपके सामने दिए, आप देख रहे हैं। एक केस में जहाँ बच्चा हर सब्जेक्ट में 40 लाता है, तो ग्रुप वाइज भी टोटल लेस देन 200 है और एग्रीगेट टोटल भी 320 है, लेस देन 400 है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ग्रुप 1 फेल, ग्रुप 2 फेल। केस बी आप यहाँ देख रहे हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, इसका स्कोर है 55, 51, 39
59 मींस लेस देन 40 और 56, 59, 35, 50। अब इसका टोटल वाली 200 है, पर दोनों जगह ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में एक एक सब्जेक्ट में 40 से कम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ग्रुप 1 भी फेल, ग्रुप 2 भी फेल। मतलब अगले एग्जाम में इस बच्चे को पूरे 8 पेपर्स वापस देना पड़ेगा। हाँ, अगर ये जो पेपर है ना, बी स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो टैक्सेशन का पेपर है, इसमें 39 की जगह अगर उसको 40 आए होते थे तो उसका ग्रुप 1 का रिजल्ट होता था पास। चेक करो केस नंबर सी, उसको 40 मार्क्स मिले, ग्रुप 1 का टोटल 200, और ग्रुप 2 में भी उसको जो 35 थे उसकी जगह 40 मिले, यहां पे भी टोटल 200 है, उसका रिजल्ट है ग्रुप 1 भी पास, ग्रुप 2 भी पास। आते हैं, बढ़ते हैं केस डी के तरफ। केस डी ऐसा बच्चा है जिसके ग्रुप 1 के अगर आप मार्क्स देखेंगे तो चारों सब्जेक्ट के मार्क्स 40 से ऊपर है, एग्रीगेट 200 के ऊपर बन गया, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रुप 2 में इवन दो एग्रीगेट 200 है, लेकिन एक सब्जेक्ट है EISSM जिसमें उसको मिले 35 मार्क्स। तो अब यहाँ इस बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा समझना। अगर ग्रुप सिस्टम नहीं होता था तो उसको पूरे 8 पेपर्स वापस देने पड़ते थे सिर्फ एक पेपर की वजह से। लेकिन यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, ग्रुप 1 का रिजल्ट अलग निकलेगा, ग्रुप 2 का अलग निकलेगा, और उसका रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने, ग्रुप 1 पास, ग्रुप 2 फेल। केस ई देखिए, स्टूडेंट ई देखिए, ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसको कहते हैं सेट ऑफ। ध्यान से सुनिएगा, केस ई के अंदर ये जो बच्चा है ना, इसका ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का अगर मार्क्स देखोगे तो सब्जेक्ट वाइज सब में 40 के ऊपर है। पहली चीज चेक करो, क्या सब्जेक्ट वाइज 40 के ऊपर है? हाँ। अब यहां हुआ क्या है, इसके ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट का टोटल है 185 और ग्रुप 2 के चारों सब्जेक्ट का टोटल है 215। अगर मैं इंडिविजुअल ग्रुप वाइज रिजल्ट देखता हूं ना, तो क्या हो रहा है, ये ग्रुप 1 में फेल है। क्यों फेल है? क्योंकि 200 चाहिए, मिला है 185, और ये ग्रुप 2 में पास है। क्यों पास है? क्योंकि 200 चाहिए और मिला है 215। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये बच्चा एक अटेम्प्ट में ग्रुप 1 देता है और दूसरे अटेम्प्ट में ग्रुप 2 देता है, ध्यान से सुनना, पहले अटेम्प्ट में ग्रुप 1 देता है 185 लाता है, फेल होता है। दूसरे अटेम्प्ट में सिर्फ ग्रुप 2 देता है 215 लाता है, पास हो जाता है ग्रुप 2। ये बच्चा सीए इंस्टीट्यूट को पता है क्या कहता है कि सर मुझे ये जो 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, ध्यान से सुनना, मुझे जो 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले ना ग्रुप 2 को, इसको प्लीज आप एडजस्ट कर दो ग्रुप 1 में। कैन यू प्लीज एडजस्ट दिस मार्क इन ग्रुप 1, तो मेरा ग्रुप 1 भी निकल जाएगा। इंस्टीट्यूट कहती है नो 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 नो। क्या आपने दोनों ग्रुप्स एक ही अटेम्प्ट में दिए? ध्यान से सुनना, एक ही अटेम्प्ट में दिए? बच्चा कहता है नो, इंस्टीट्यूट भी कहती है नो। लेकिन इंस्टीट्यूट कहती है, ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट कहती है इफ अ सीए स्टूडेंट अपीयर्स फॉर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर इन वन अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट में अगर आप दोनों ग्रुप देते हो, एक साथ 8 पेपर देते हो, तो ये 15 एक्स्ट्रा मार्क ग्रुप 2 के ग्रुप 1 में एडजस्ट हो जाएंगे, और आप यहां देख रहे हो इस बच्चे का रिजल्ट आएगा बोथ द ग्रुप्स पास। 15 marks excess of group 2 will be set off against 15 deficient mark of group 1। इसको कहा जाता है सेट ऑफ। समझ में आया आपको? मतलब देखो, हर चीज के फायदे भी है, नुकसान भी है। अगर आप एक एक करके ग्रुप देते हो तो उसका अपना फायदा है, पढ़ाई बहुत कम हो जाती है और 2 अटेम्प्ट्स लगते हैं आपको, और अगर दोनों एक साथ देते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा है सेट ऑफ। ये समझ लेना है। और फिर लास्ट है केस नंबर एफ, जहां आप देख रहे हो कि बच्चे को ग्रुप 1 में एक सब्जेक्ट में लेस देन 40 है, एग्रीगेट भी नहीं हो रहा है, ग्रुप 1 फेल, और ग्रुप 2 के अंदर भी उसका ऐसा ही सिचुएशन है, रिजल्ट आएगा फेल। लेकिन यहां एक नया कंसेप्ट आपको समझाना है। कैन यू सी कि वो बच्चे को पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग में, मेरे पेपर में 60 मार्क्स मिले। ध्यान से समझना। अब ये जो बच्चा है ना, एफ की बात कर रहा हूं मैं, ये एफ स्टूडेंट, इसको अगले एग्जाम में कितने पेपर्स देने पड़ेंगे, जरा मुझे फटाफट लाइव चैट में टाइप करके बताओ। स्टूडेंट एफ को, the student F will have to rewrite how many papers in next attempt? Quickly give me answers in the live chat. I am looking at the answers. Come on, quickly write it down, all of you. Okay, मैं बताता हूं। There is a concept known as exemption. सीए इंस्टीट्यूट कहती है कि माना बच्चा पूरे एग्जाम्स में फेल हो गया, पूरे 8 पेपर में फेल हो गया, लेकिन उसको अकाउंट्स में 60 मार्क्स मिले, और अगर अकाउंट्स में 60 मार्क मिले ना, इसका मतलब पता है क्या? वो जीनियस है। जीनियस है मतलब 60 तभी मिलते हैं जब आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, एक्सपर्ट नॉलेज होता है। और बच्चे को अगर 60 मार्क मिले हैं ना, तो हम उस बच्चे को हमारे तरफ से एक टोकन ऑफ लव लेंगे, एक उसको हम अवार्ड देंगे, और वो अवार्ड पता है क्या है? अवार्ड पता है क्या है? अगले अटेम्प्ट में उस बच्चे को
वो पेपर जिसमें 60 मिले हैं वो पेपर देने की जरूरत नहीं है, दैट पेपर इज एग्जम्प्टेड, मतलब वो पेपर की छूट मिल जाएगी, वो पेपर वापस देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब भले ही वो बच्चा दोनों ग्रुप्स में फेल क्यों ना हो गया हो, KSF की बात कर रहा हूं, बट अगले अटेम्प्ट में उसको सिर्फ और सिर्फ 7 पेपर्स देने हैं, 8 पेपर्स वापस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जैसे मैंने आपको CA फाउंडेशन का रिजल्ट ट्रेंड दिखाया था, वैसे ये CA इंटरमीडिएट का रिजल्ट ट्रेंड है। ब्लू बार्स हैं ओनली ग्रुप 1 रिजल्ट, ऑरेंज है ओनली ग्रुप 2 रिजल्ट और ग्रे है बोथ ग्रुप्स रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आपके सामने ये मई 2010 से मई 2018 तक का है, मतलब ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट है जो आप देख रहे हो कि पहले एक डाउन ट्रेंड में है लेकिन फिर अब रिसेंटली अच्छा रिजल्ट आने लगा है, अच्छा रिजल्ट परसेंटेज है। और ये है आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। जैसा मैंने कहा 1 जुलाई 2017 को पूरा CA का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कोर्स चेंज हुआ है ना, तो ये रिवाइज कोर्स में, रिवाइज स्ट्रक्चर में CA इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया जिसकी पहली एग्जाम थी मई 18, तो अभी तक 4 एग्जाम्स हुई है, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19। इन चारों एग्जाम्स का रिजल्ट यहां आपके सामने है, चारों एग्जाम्स का। सो ऑरेंज मींस ग्रुप 1 ओनली ग्रुप 1 रिजल्ट, ग्रे मीन्स ओनली ग्रुप 2 रिजल्ट एंड येलो मीन्स बोथ द ग्रुप्स रिजल्ट। और आप यहां देख सकते हैं कि नवंबर 18 का बोथ द ग्रुप का रिजल्ट बहुत कम है 8.88%, बट बाकी सारे एग्जाम्स का रिजल्ट आप देखेंगे तो दे हैव गॉट अ फेयरली एवरेज रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आया है। अगेन मैं कहता हूं आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आपके एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे कितना करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, दोनों ग्रुप एक साथ नहीं होंगे, कोई बात नहीं। किसने कहा है? CA बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, CA बनना ही बहुत बड़ी बात है। नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ तो क्या हुआ? सर ये अटेम्प्ट कितना मैटर करता है, ये भी एक सब्जेक्ट है हमारे डिस्कशन का, करेंगे किसी दिन बाद। देखो जब आपसे बात करता हूँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स निकलते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए भी नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे हमें बात करनी है। मतलब एक टॉपिक है, Does really first attempt or number of attempt matters in chartered accountancy? और मैं इसका आंसर अभी के लिए आपको इतना दूंगा 4%, that's all, 4% that's all, खत्म, इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो क्यों मैं बड़े बड़े सपने देखूं, बड़े टारगेट सेट करूं जो बहुत अनअचीवेबल हो और फिर बाद में खुद के ही परफॉर्मेंस को डिग्रेड करूं, खुद का कॉन्फिडेंस गिराऊं और इतना गिरा दूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक अकाउंटेंट बन के रह जाऊं? क्यों मैं ऐसा करूं? क्यों मैं ऐसा करूं? तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आई होप आपको CA इंटरमीडिएट के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। मुझे लगता है जितनी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा ही मैं आपको दे चुका हूँ, बट मेरा फिर से आपको कहना इतना है कि मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको ज्ञान देना, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपको लेना है कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन। सो आई एम श्योर आज का सेशन वापस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत ही मीनिंगफुल रहा होगा। और आज का लेक्चर, आज का टॉपिक, आज का इंटरेक्शन कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया ये प्रोवर्ब मुझे लगा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता है एक अंडा जो होता है ना, एक एग, ये एग के अंदर एक जान बसती है, एक लाइफ होती है। अगर हम उस एग को ऊपर से फोर्स देके तोड़ देते हैं, चाहे वो किसी स्पून से हो, किसी और चीज से हो या कैसे भी तोड़ देते हैं, तो आपको पता है क्या होता है? उसके अंदर की लाइफ जो होती है ना, उसके अंदर जो पल रही एक जान है, वो जान मर जाती है। लेकिन आपको पता है अगर वही एग अंदर की ताकत से तोड़ा जाए ना, उसके अंदर जो जान है ना, वो जान में थोड़ी ताकत आती है और वो अपने अंदर की जान से, वो ताकत से वो एग को अगर तोड़ता है ना, तो एक नई लाइफ का बर्थ होता है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। आपको पता है ये प्रोवर्ब आप लोगों पे बिल्कुल सूटेबल है। आप सभी लोग, इनफैक्ट हम सभी लोग, मैं भी, सभी लाइफ में किसी ना किसी मोड़ पे हम सभी एक अंडे में बंद है। दिखता नहीं है, चलो कहाँ है अंडा, कहाँ दिख रहा अंडा, ऐसे दिखता नहीं है। हम सभी ने हमारे आसपास एक दायरा बना रखा है, उस अंडे में हम बंद है। कोई भी चीज करनी है नहीं करनी है हम सोचते हैं। आपको पता है अगर उस एग को किसी ने बाहर से तोड़ा, एग तो टूटना है, टूटना ही टूटना है, आप अंदर से नहीं तोड़ोगे, कोई बाहर से तोड़े। और एग को किसी ने बाहर से तोड़ा तो आपको पता है अंदर की जान मर जाएगी, बिल्कुल मर जाएगी। लेकिन अगर वही एग को आपने अंदर की ताकत से तोड़ा ना, तो एक नया जन्म होगा। 3 इडियट्स देखिए सभी ने, ठीक है? 3 इडियट्स में क्या होता है?
फरहान की स्टोरी बात कर रहे हैं। फरहान क्या होता है, वो क्या बनना चाहता है, फोटोग्राफर बनना चाहता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। लेकिन उसकी वो जो इच्छा है वो उसके मन में रह जाती है। उसके पापा उसकी इच्छा को तोड़ देते। कैसे तोड़ देते? उसके पापा कहते हैं नहीं, तुझे आईसीई में एडमिशन लेना है, तुझे इंजीनियर ही बनना है। नहीं, चलो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, मैंने डोनेशन दिया है, वहां पे जाओ, इंजीनियर बनो। क्या हुआ उसका इम्पैक्ट? उसकी अंदर की लाइफ मर गई थी। लेकिन जब उसने अंदर से प्रेशर लगाया ना, जब उसको रैंचो ने सपोर्ट किया, उसने अंदर से प्रेशर लगाया, अपने पैशन को जगाया, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, मैं अपने पैशन को एग्जीक्यूट करूंगा, तब पता है क्या हुआ? एक नई लाइफ का बर्थ हुआ। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, वो करो जो आपका दिल कहता है, क्योंकि अगर आपके दिल जो कहता है वो आप करोगे तो आप उसमें एक्सेल कर जाओगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग। शिव खेरा जी क्या कहते हैं? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ आज का मैं ये सेशन यहाँ करता हूँ समाप्त। फिर से मुलाकात होगी कल, और कल का टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आपको यहाँ दिखाया नहीं है। कल हम फिर से मिलेंगे, जुड़े रहिएगा मुझसे। फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज आप मुझे रिवॉर्ड कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो, शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग हर रोज मिलेंगे, इसी तरह करेंगे, आपसे बात देता रहूंगा, आपको बहुत सारा नॉलेज, और जल्दी शुरू करेंगे हम सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 की बैच यहीं पे यूट्यूब पे विद द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी स्टडी।